So very good morning to all of you, and today we are going to study about the monetary policy, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति, है ना। इकोनॉमिक्स के इस सीरीज में हम लोग फिस्कल पॉलिसी की बात की है, अभी तक दी प्लानिंग की बात किए हैं, एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आपको अच्छे से पढ़ना है एंड वी आर ट्रेकिंग आवर एफर्ट्स कि आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो। ओके तो आज रक्षाबंधन का भी त्यौहार का दिन है। ओके आज इवनिंग से लेके कल तक लोग मनाएंगे, सो इन एडवांस कि सबको बधाई हो, अच्छे से रक्षाबंधन मंगलमय हो, एंड होप द न्यू एनर्जी विल बी इन्फ्यूज इन यू इन द कमिंग डेज। मौद्रिक नीति या फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो ये क्यों जरूरी है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी। ये सोल डोमेन आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिफरेंट सारे फंक्शंस, रोल्स, वो सब हम लोग बातें करेंगे। जो फिस्कल पॉलिसी का बात था, द फिस्कल पॉलिसी इट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी में हम लोग बहुत सारे बात किए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, व्हाट इज द पब्लिक फाइनेंस, किस तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यूज होता है पब्लिक फाइनेंस का, ऑल दीज वी हैव कवर्ड इन आवर द फिस्कल पॉलिसी डिस्कशन। मॉनेटरी पॉलिसी it is also very very important to control the money supply in the economy, right? Money supply is very very important. बिना money का, बिना finance का the sectors will not grow, the economic growth नहीं हो सकता है, एक conducive environment of investment नहीं हो सकता है, investors will not come. So it means जो हमारा economic growth है वो monetary policy के सक्सेसफुल ऑपरेशन पे डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग डिपेंड करता है। तो ये सारी तमाम बातें हैं, ये हम लोग इस मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कस करेंगे। द पाइवोटल रोल ऑफ द आरबीआई, इसकी बात करेंगे। सो मॉनेटरी पॉलिसी पे आपको अच्छे से समझना है। आज का टारगेट क्या है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे, कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाई द मॉनेटरी पॉलिसी, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है ना। इकोनॉमिक्स में फिर हम लोग इसको समझेंगे कि दैट ये जो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, इसको किस तरह से आरबीआई एक्सरसाइज करती है, व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स, दोनों ही बात करेंगे। एंड उसके बाद फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे इंटरेस्ट रेट का, कि व्हाट इज एक्चुअली द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। फॉर बोरोवर्स कुछ अलग मीनिंग है, फॉर इन्वेस्टर्स कुछ अलग मीनिंग है, राइट। सो ये सारी बातें हैं, इसको आपको समझना है, एंड देन वी विल टेक अप द मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ द आरबीआई। ठीक है, इस पे इतनी अच्छी कमांड और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कर लेनी है। प्रज्वल ऑफ कर दो उसको। ओके सो लेट अस स्टार्ट, एंड साथ में आप लोग कुछ कुछ नोट्स भी लिखते चले जाएंगे, सो दैट कि आपका एक नोट्स भी तैयार हो। सो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी, इसी से शुरू करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी, ओके सो फटाफट लिखेंगे, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में लिखें कि मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, जो लिख लिए हो फाइन है, एंड ऑल्सो यू कैन रेफर टू योर क्लास नोट्स, जो भी नोट्स है उसको देखेंगे। बट दोज हु आर नॉट रिटन, और जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे फॉलो करते हैं, दे मस्ट जोट डाउन द थिंग्स इन योर द नोट्स, राइट। सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, द मॉनेटरी पॉलिसी, द मॉनेटरी पॉलिसी refers to the use by the central bank of the interest rate and the other instruments to influence the money supply to achieve some macroeconomic goals. It is known as monetary policy. What is monetary policy? That is called use of the interest rate, and कुछ instrument है वो कौन use करेगा, that is called RBI in case of India,
टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, एंड मनी सप्लाई के थ्रू क्या अचीव करना है, टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, है ना। तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग बात करते हैं कि इट इज द डोमेन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, सो इट इज द डोमेन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ये सोल प्रेरोगेटिव, सोल डोमेन किसका है मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। और भारत के केस में सेंट्रल बैंक कौन है, इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे एक फंडा डेवलप करना है, दिस इज योर मार्केट, और इस मार्केट में देर इज मनी सप्लाई, व्हाट इज द अवेलेबल मनी इन द मार्केट, इस पूरे चीज को कौन रेगुलेट करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड थ्रू द डिवाइस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज द यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट प्लस सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, उनका यूज करके द मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है। दिस पॉलिसी इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, एंड इस मॉनेटरी पॉलिसी का ही एक पार्ट है दैट इज नोन एज क्रेडिट पॉलिसी, है ना, क्रेडिट पॉलिसी। सो व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी, पहले क्रेडिट पॉलिसी भी लिख लेंगे। द क्रेडिट पॉलिसी इट इज ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, गॉट इट। द क्रेडिट पॉलिसी इज ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एंड इट डील्स विथ हाउ मच एंड एट व्हाट रेट क्रेडिट इज एडवांस्ड बाय द बैंक्स। कि बेसिकली यहां पर लेन देन है आरबीआई, और दूसरे हैंड में हम लोग लिखेंगे द कमर्शियल बैंक्स, द कमर्शियल बैंक्स। तो ये सेटअप दिमाग में रखना है कि देयर इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करेगी, देयर आर कमर्शियल बैंक्स जिसको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोलेंगे। जब बैंकिंग पढ़ेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड ऑल दोज कि कुछ कमर्शियल बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, राइट, दे आर नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। जब भी हम लोग बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, सो बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड बैंक्स। सो बैंक्स के लिए दो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन ध्यान रखना है, एक आरबीआई एक्ट 1934 एंड दूसरा बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, ठीक। सो बैंक्स में दैट इज कॉल्ड आरबीआई एक्ट 1934 एंड दूसरा बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, ठीक है। सो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में कुछ बैंक्स के नाम होते हैं कि द बैंक्स विच आर लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई दो आर कॉल्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक। तो आरबीआई है, दूसरे हैंड में कुछ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं और मार्केट्स हैं। इनमें जो फाइनेंस द मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन किस रेट में ये लेंडिंग होगा, कितना पैसे का लेन देन होगा, दैट हाउ मच मनी टू बी रेज्ड, हाउ मच मनी टू बी एडवांस, ये किस पॉलिसी का पार्ट है, क्रेडिट पॉलिसी। सो क्रेडिट पॉलिसी इज ए पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोग देखें कि आरबीआई यूज द सर्टेन टाइप ऑफ टूल्स जिसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, और उसके पहले कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, तो एक स्मॉल हेडिंग डाल लेंगे दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। और मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स क्या होगा, ट्राई टू विजुअलाइज द इकोनॉमी, उस इकोनॉमी में क्या चाहिए हमको, इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी एक्सेलरेटिंग, बढ़ना चाहिए। सो पहला गोल क्या होगा, टू अचीव द एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा क्या होना चाहिए, प्राइस वोलेटिलिटी होना चाहिए कि प्राइस स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। सो प्राइस स्टेबलाइजेशन दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा। तीसरा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होना चाहिए, थर्ड इज एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। फोर्थ क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
फिफ्थ क्या होना चाहिए, देयर इज अ वर्चुअस साइकिल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स जिसको हम लोग बोलेंगे कि द मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। सो व्हाट आर द गोल्स, द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे फटाफट, दैट इज टू अचीव द एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ टू द इकोनॉमी। नंबर 2, द वर्चुअस साइकिल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, प्राइस स्टेबलाइजेशंस। नंबर 4, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, राइट। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, दैट इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है बच्चों, तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ये ध्यान रखेंगे, है ना, कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये दोनों ही पॉलिसी किस जगह जाके मिलेगी, इन द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि फिस्कल पॉलिसी दिस इज द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट एंड आरबीआई किस पॉलिसी को फॉलो करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो दोनों कन्वर्ज होता है किस एरिया में, इन्फ्लेशन टारगेटिंग में, कि किस रेंज में इन्फ्लेशन को रखना है। एंड व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन केस ऑफ इंडिया, 4 ± 2%, 4 ± 2%, कि मिनिमम इन्फ्लेशन 2% तक रहे और मैक्सिमम इन्फ्लेशन कितना रहे, 6%। तो हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन 2 to 6% के बीच रहना चाहिए। क्या इन्फ्लेशन गुड, इन्फ्लेशन बैड, दोनों ही क्या चीज़ होता है। इन्फ्लेशन जब तक कंट्रोल में रहे तो इन्फ्लेशन इज ए गुड, इट सेट्स ए वर्चुअस साइकिल। वाई, कि इन्फ्लेशन इंक्रीजेज व्हाट, इनकम, इन्फ्लेशन इंक्रीजेज इनकम। इनकम होगा तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड मोर सेविंग्स। मोर सेविंग होगा तो क्या होगा, मोर इन्वेस्टमेंट। मोर इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, मोर, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शंस। फिर ज़्यादा प्रोडक्शंस होगा तो ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा डिमांड होगा तो फिर क्या होगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर से ज़्यादा इनकम। सो इट विल क्रिएट व्हाट, ए वर्चुअस साइकिल ऑफ, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सो इन्फ्लेशन इज ए गुड, लेकिन इन्फ्लेशन कब गुड है, जब वो अपने रेंज में है। सो दिस इज कॉल्ड ए रेंज, इज कॉल्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसमें आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी एंड फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट एक अपने बोरोविंग को कंट्रोल करेगी। देयर आर द टू साइड्स, एक इन्फ्लेशन, दूसरा बोरोविंग्स। जैसे लेटेस्ट टेक, कैसे इसको समझते हैं, दिस इज योर मार्केट, मार्केट में 100 रुपये है हमारे पास। अभी गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, लेट्स से गवर्नमेंट बोरोड दे 50 रुपीज़। तो जैसे 50 रुपीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ से बोरो कर लिया मार्केट से, अभी मार्केट में कितना बच गया, ओनली 50 रुपीज़। जब 50 रुपीज़ हो गया तो फिर क्या होगा, यहाँ पर इन्वेस्टर्स लोग देखेगा कि भाई यहाँ तो अब 50 रुपीज़ ही है, तो 50 रुपीज़ है तो कम रिटर्न मिलेगा, तो कम रिटर्न मिलेगा तो फिर वो लोग इन्वेस्टमेंट को क्या कर देगा, फॉरगो कर देगा। सो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगेगा, इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इनकम रिड्यूस होगा, इनकम रिड्यूस होगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो फिर से क्या होगा, डिमांड कम होगा, डिफ्लेशनरी साइकिल सेट हो जाएगा। गॉट इट। सो दैट इज वाई एक लेवल से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा मार्केट से बोरो नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से जैसे एक लिमिट से ज़्यादा मार्केट में पैसे भी हम लोग इन्फ्यूज नहीं कर सकते। कैसे, कि लेट अस कंसिडर ए सिचुएशन, हमने मार्केट में फॉर गुड ऑपरेशन 100 रुपीज़ चाहिए और बाय पंप प्राइमिंग याद है, प्रिंटिंग ऑफ द फ्रेश करेंसी बाय द आरबीआई, दैट इज कॉल्ड पंप प्राइमिंग। तो पंप प्राइमिंग के थ्रू हमने सडनली 1000 रुपीज़ डाल दिया मार्केट में। तो 1000 रुपीज़ डाल दिया तो सडनली क्या हुआ, मार्केट में ज़्यादा पैसे आ गए। तो ज़्यादा पैसे आ गए मतलब महंगाई है ना, इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन के चलते जो
इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो सैलरीड क्लास हैं, फिक्स्ड एम्प्लॉय, जिनको फिक्स्ड पेंशनर क्लास हैं, उनका क्या हुआ कि उनका प्रोपोर्शनली जो इनकम है, वेजेज है, वो बढ़ा नहीं, लेकिन सडनली डिमांड बढ़ गया चीज़ों का। सो व्हाट विल हैपन, परचेजिंग पावर विल बी रिड्यूस, माने परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया, हाई टैक्स देना पड़ेगा, तो सेविंग उनका कम हो जाएगा, सेविंग कम होगा तो फिर उनका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कम होगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो फिर उनका एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम होगा, और इस तरह से नेगेटिव साइकिल, विशियस साइकिल सेट होगा, राइट। तो गवर्नमेंट को तो ज़्यादा टैक्स मिलेगा, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। गॉट इट। सो दैट इज वाई जो एक लिमिट से ज़्यादा भी हम लोग पैसे इन्फ्यूज नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा बोरोविंग भी नहीं कर सकते हैं। सो ठीक। सो मॉनेटरी पॉलिसी किस पार्ट को फोकस करेगा, मनी सप्लाई। फिजिकल पॉलिसी किस पार्ट को फोकस करेगा, बोरोविंग्स, है ना। फाइनेंस का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यूज समझ में आ गया। सो इस मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है कि मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए। नाउ लेट अस फोकस ऑन कि व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल, व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल, कौन कौन से टूल्स को यूज करता है आरबीआई। सो आरबीआई दोनों तरह के टूल्स यूज करेगा। देयर आर टू सेट ऑफ द टूल्स, वन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव टूल्स एंड अनदर इज कॉल्ड क्वालिटेटिव टूल्स। एक एक करके लिखते चले जाएंगे, राइट। सो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या होगा। सो नंबर वन इज रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इज कॉल्ड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में कौन कौन, सीआरआर, एसएलआर, ठीक। उसके बाद क्या होता है बताओ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और इसके अंदर क्या क्या होगा, है रेपो, दूसरा रिवर्स रेपो और MSF। MSF मतलब द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट। सो reserve requirements, CRR and SLR. CRR refers to cash reserve ratio, SLR statutory liquidity ratio, then LAF liquidity adjustment facility, उसके अंदर repo rate, reverse repo rate, MSF that is marginal standing facility, right। उसके बाद थर्ड डिवाइस बताओ, that is बैंक रेट। बैंक रेट इसमें क्या होगा, PLR प्राइम लेंडिंग रेट, देन SPLR सब प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक। देन MCLR, उसके पहले मान लेते हैं बेस रेट, देन देर इज MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, है ना, MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, गॉट इट। उसके बाद बैंक रेट के बाद फिर कौन सा डिवाइस है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO। सो दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दैट इज OMO। उसी तरह से और क्या हो सकता है, MSS स्कीम, मार्ज दैट इज व्हाट, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, है ना, MSS स्कीम। हाँ, MSB मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स, ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। सो दीज आर द सम ऑफ द मॉनेटरी टूल्स अवेलेबल विद द RBI। सो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है, देन देर आर समथिंग कॉल्ड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, लाइक
देयर इज रेपो, रिवर्स रेपो, MSF है, देन देयर आर द बैंक रेट्स, PLR, SPLR, बेस रेट एंड MCLR, देयर इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रिक इज सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। सो सेल परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यहाँ पर ट्रिक क्या है, G6 का सेल परचेज होगा, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी सब समझ लेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। देन वी हैव द मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स, दिस इज समटाइम कॉल्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशंस, है ना, ये सब यूज करेंगे टर्म। फिर क्वालिटेटिव टूल्स की बात करेंगे। सो क्वालिटेटिव टूल्स में लिख लो द क्वालिटेटिव टूल्स। सो इन द क्वालिटेटिव टूल्स यू विल गेट नंबर 1 सेलेक्टिव क्रेडिट, है ना, राशनिंग या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, राइट। उसके बाद दैट इज कॉल्ड मोरल सुएशन, मोरल सुएशन। देन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, और क्या था, क्रेडिट ऑफ राशनिंग या क्रेडिट राशनिंग, सिंपल सी, देयर इज क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग, हाँ PSL नॉर्म्स है ना, दैट इज नॉट अ टूल, है ना। PSL नॉर्म्स है दैट एवरी बैंक हैज टू फॉलो, ऑब्लाइज, वेदर इट इज डोमेस्टिक बैंक्स और द फॉरेन बैंक्स। सो PSL मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स, उनको उसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, है ना, बट दैट इज नॉट ए क्राइटेरिया टू कंट्रोल द मॉनेटरी सप्लाई, ठीक। तो दिस इज द स्मॉल लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस अवेलेबल टू द RBI। इसको रट्टा मार लेना है, बड़े बड़े टर्म्स हैं, इससे घबराना नहीं है, बट बहुत सिंपल फंडा है ना। सो सारे टर्म्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सब तो पता ही है ऑलरेडी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रिजर्व रेशियो और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, CRR एंड SLR। तो यहाँ पर देयर इज एक सिनारियो कंसिडर करो, देयर इज RBI, देयर इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। सो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब हर एक बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स होंगे, जितना भी कैपिटल होगा, उसका सम अमाउंट क्या करना पड़ेगा, सेफ रखना पड़ेगा, है ना, उसको लेंडिंग में, लोन में घुमा नहीं सकती है। तो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, अमाउंट जो कि RBI के पास रखना पड़ेगा, SLR जो बैंक के पास रखना पड़ेगा, है ना। SLR किस में हो सकता है, गोल्ड में, कैश में या सिक्योरिटीज में हो सकता है, बट कैश रिजर्व रेशियो सिर्फ कैश में होगा। सो CRR किसके पास, RBI के पास, SLR किसके पास रखना पड़ेगा, बैंक के पास। तो इसको रिजर्व रेशियो बोलते हैं, जिसको हम लोग दैट इज समथिंग कॉल्ड द फ्रैक्शनल डिफरेंशिएशन ऑफ द बैंकिंग, है ना, इसको एक टर्म बताएंगे। सो अभी समझ लेते हैं कि CRR SLR ये रिक्वायरमेंट्स है, क्यों रखा जाता है, जस्ट टू प्रोवाइड एंड टू प्रोटेक्ट द बैंक्स, है ना। क्यूशन मनी, बैंक रन से प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स। तो CRR SLR क्लियर है? नहीं लिखते हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बैंक रेट नहीं लिखते हैं सर, कि अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा चलेगा। हाँ, अभी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कि दैट बैंकिंग ऑपरेशन इज देयर टुडे, पैसे का लेन देन होता है। तो इफ मिसमैच, उसके लिए हमको क्या होना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ लेन देन करना पड़ेगा, तो देयर सम फैसिलिटी। सो ऑल थिंग्स डन थ्रू ए रेट। तो पहली बात कि यहाँ पर एक टर्म मिलेगा रेपो रेट। तो रेपो विंडो होता है सबसे इजी, कि मान लीजिए कि दैट कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक RBI से पैसा लेना चाहती है, तो किस रेट पे दिया जाएगा, एक रेट पे दिया जाएगा कि लेट से 5%, 6%, इस रेट पे हम आपको देंगे पैसा। सो द RBI विल गिविंग द लोन्स एट ए रेट दैट इज कॉल्ड रेपो। रेपो हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रेपो। माने कमर्शियल बैंक व्हेन टेक्स द लोन फ्रॉम द RBI एट ए रेट इज कॉल्ड रेपो रेट।
उल्टा करो, आरबीआई भी कभी कभी कमर्शियल बैंक से पैसा लेगी, सो उससे कॉल्ड रिवर्स रेपो, ठीक, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। काइंड ऑफ बॉस, तो अपने से जूनियर को जो रेट देगा वो थोड़ा सा क्या करेगा, ज़्यादा रेट पे देगा ना, लेकिन तुमसे लेगा तो कम रेट पे लेगा। सो रिवर्स रेपो क्या होगा, कम होगा, रेपो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो जनरली दोनों के बीच में डिफरेंस 1% का आसपास होता है ना। अभी डेटा हम लोग लिख लेंगे, बट जनरली इट इज बीन केप्ट। तो रेपो समझ में आया, रिवर्स रेपो समझ में आया। तो रेपो रेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिसी रेट, है ना। तो जनरली कोई भी पॉलिसी को रेपो रेट से लिंक किया जाता है, क्योंकि रेपो से सब कुछ लिंक हो जाता है, पॉलिसी रेट। स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी सर, वो एज अ टूल यूज ले नहीं सकते क्वांटिटेटिव टूल्स में सर? ये इनोवेटिव टूल्स हैं, कर सकता है यूज। जो भी टूल्स होते हैं वो क्या होता है कि इनेबलिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है ना। पैसे का लेन देन ही नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है, थोड़ा बैंकिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। गॉट इट, ओके। तो रेपो हो गया, रिवर्स रेपो हो गया। अभी जनरली वर्किंग आवर्स होते हैं, 5 बजे तक काम करता है, लेकिन 5 बजे के बाद मान लीजिए आपको पैसे चाहिए, तो कुछ विंडो होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे हमको पैसे मिल जाए तो काम होना शुरू हो जाएगा। सो देयर इज ए फैसिलिटी दैट इज कॉल्ड एमएसएफ, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। व्हाट इज एमएसएफ, है ना, इट इज इन एबनॉर्मल रूट्स, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग टाइम के अलावा हमको पैसे चाहिए, सो वी कैन गो फॉर एमएसएफ विंडो। एमएसएफ में जाके हम लोग पैसे ले सकता है, बैंक लोन ले सकता है, लेकिन थोड़ा सा पेनल रेट जैसा है, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो बेसिकली एमएसएफ रेपो से 1% ज़्यादा जनरली रखा जाता है। सो यहाँ पर मान लेते हैं रेपो है, नीचे हो गया रिवर्स रेपो, और इसके ऊपर चले जाएंगे तो एमएसएफ। जनरली 1% ज़्यादा 1% कम, ऐसा ही सेटअप बनाया जाता है। गॉट इट। सो व्हाट इज एमएसएफ, इट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इफ यू वांट टू अवेल द लोन्स, है ना, थ्रू लेट्स से एबनॉर्मल रूट्स, नॉर्मल वर्किंग टाइम के अलावा चाहिए बैंक को पैसा, तो वो एमएसएफ विंडो जाके लोन ले सकती है। थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना, वो सब फैक्ट से याद हो जाएगा। सो ये समझ में आ गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो लिक्विडिटी को एडजस्टमेंट करने का रूट्स है ये सारे टेक्निक्स हैं। मनी सप्लाई को रेगुलेट होगा। बैंक रेट, ये बैंक रेट क्या होता है कि मान लेते हैं कि बैंक के पास कुछ कस्टमर्स होते हैं, है ना, तो उनको लोन देना, इट इज कॉल्ड बैंकिंग। तो लोन्स आर बेसिकली कॉल्ड एसेट्स, तो लोन तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज पैसे उसको रिटर्न कहाँ से आएगा, उसको इंटरेस्ट बनेगा कैसे, है ना, बैंकिंग ऑपरेशन। तो बैंक रेट में पीएलआर होता है, एसपीएलआर होता है, बेस रेट होता है, एमसीएलआर होता है। सो इनिशियली देयर आर सम कस्टमर हु आर कॉल्ड प्राइम कस्टमर्स, है ना। सपोज यू टेक द मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, डिपेंडिंग अपॉन योर प्लान यू वुड बी द प्राइम मेंबर्स, सब प्राइम मेंबर्स, है ना, नॉर्मल मेंबर्स। सो देयर आर सम कस्टमर्स हु आर प्राइम मेंबर्स टू द बैंक्स। सो उनको थोड़ा बहुत कम बेसी पे भी पैसा दे दिया जाता है ना, क्योंकि उनका बड़ा अमाउंट उसके अकाउंट में है। सो दैट इज वाई प्राइम कस्टमर्स को जिस रेट पे लोन दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड पीएलआर। उसी तरह से सब प्राइम कस्टमर्स होंगे तो वहां पर क्या होगा, एसपीएलआर। बेस रेट्स, लॉन्ग टर्म लोन जिस रेट पे दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड बेस रेट। एंड एमसीएलआर एक मैकेनिज्म, नाउ इट इज फॉलोड, एमसीएलआर अभी सबसे ज़्यादा फॉलो होता है बिकॉज इट प्रोवाइड ए मैकेनिज्म जिसके थ्रू द बैंक एक कैलकुलेट करके कंडीशंस को कंसिडर करके और रेट पे जो दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। ठीक, सिंपल बात है, अभी लिखा देंगे सब। सो ये लेंडिंग रेट्स है, पीएलआर, एसपीएलआर, बेस रेट एंड एमसीएलआर। एमसीएलआर इज ए मैकेनिज्म, इट इज नॉट ए रेट, याद रखना है, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, देयर इज ए टर्म दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट में बोलेंगे इसको जीसेक। आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी डिफॉल्ट होता है क्या, नहीं, डिफॉल्ट नहीं होगा। सो उसके बिहाफ में कुछ सिक्योरिटीज इशू कर दिया, है ना, तो सिक्योरिटी को मार्केट में बेच दिया, उसके अगेंस्ट में मार्केट से लिक्विडिटी को वो क्या करेगा, सक करके निकाल लेगा, कम कर देगा, राइट। सो देयर इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कैसे काम होगा कि मान लेते हैं देयर इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड देयर इज मार्केट। जो सिक्योरिटी को बेचा गया मतलब सेल, तो मनी को यहाँ से कम कर दिया जाएगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर रहे हैं अपन लोग, परचेज मतलब मार्केट से हम लोग सिक्योरिटी को विड्रॉ कर रहे हैं, तो पैसे उसके अगेंस्ट में मार्केट में डालना पड़ेगा।
सो मनी यदि सप्लाई बढ़ाना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। मनी सप्लाई को कम करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करना पड़ेगा, सेल। सो देर इज समथिंग कॉल्ड सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड दिस इज कॉल्ड OMO। इसी को क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। समझ पा रहे हो कि नहीं, कि मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। जरा सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। सो हाउ यू विल डू, यू सिंपली दैट सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, विड्रॉ द मनी, सो कंट्रोल होगा थोड़ा सा। गॉट इट। सो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन काम करता है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो नॉर्मल टाइम पे नहीं चलते हैं, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उन बॉन्ड्स को सेल कर दो आप। तो बॉन्ड को सेल करेंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, वहाँ से मनी विड्रॉ हो जाएगा या किसी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में डाइवर्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे मनी सप्लाई इज रेगुलेटेड थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारे क्या हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। ठीक, तो CRR, SLR, LAF, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, MS, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स। ठीक, तो एक एक लाइन लिख लो फटाफट। सो देर इज समथिंग कॉल्ड CRR, है ना, देर इज समथिंग कॉल्ड CRR। लिखे CRR, फटाफट लिखो। CRR is a quantitative monetary tool which is used to regulate the money supply. CRR is the quantitative monetary tool which is used to regulate the money supply. Full stop. CRR is a portion of the bank deposits. CRR is a portion of the bank deposits that a bank should keep with the RBI in cash. The CRR is a portion of the bank deposits that a bank should keep with RBI in cash form. Which form? Cash form. अंडरलाइन कर लेंगे, कैश फॉर्म। नेक्स्ट लाइन लिख लो, पॉइंटर्स में लिखोगे, है ना। CRR डिपॉजिट अर्न नो इंटरेस्ट। CRR पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, राइट। तो लेकिन बैंक जितना भी ज़्यादा लोन्स में घुमाएगा उतना ज़्यादा उसको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन बैंकिंग ऑपरेशंस को क्यूशन प्रोवाइड करने के लिए रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन बैंक चाहता है कि कम से कम डिपॉजिट रखना पड़े, जितना ज़्यादा लोन देगा उतना पैसा रिटर्न आएगा, राइट। ठीक है, तो CRR अर्न नो इंटरेस्ट, ये लिख लिया। आगे लिखेंगे CRR इज एडजस्टेड, पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट लिखो, CRR इज एडजस्टेड टू मैनेज लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। CRR is adjusted to manage liquidity and inflation. liquidity समझ पा रहे हो, जो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कैश आपके पास है, करेंसी है आपके पास, हाईली लिक्विड, तुरंत बिक जाएगा। गोल्ड वो भी लिक्विड है, राइट। सो देर आर लिक्विडिटी। सो CRR को मैनेज करके हम लोग लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, है ना। यदि मनी सप्लाई ज़्यादा है तो CRR को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा कि डिक्रीज, इंक्रीज करना पड़ेगा। लिख लो एक पॉइंट, इफ द मनी सप्लाई इज मोर, इफ द मनी सप्लाई इज मोर, ब्रैकेट में लिखो, मीन्स इन्फ्लेशन इज हाई, मीन्स इन्फ्लेशन इज हाई। एंड व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज द persistent rise in the average prices of a set of goods and commodities, that is called inflation, right। मैंने महंगाई सिंपल में, और डिफ्लेशन उसका उल्टा हो जाएगा तो क्या कहेगा, मंदी, पैसा नहीं है, सप्लाई कम है, डिमांड कम है। इन्फ्लेशन मैंने मनी सप्लाई ज़्यादा है, राइट। ठीक, सो क्या लिखे, इफ द मनी सप्लाई इज हाई, दैट इज इन ब्रैकेट राइट डाउन, इफ इन्फ्लेशन इज हाई then
CRR नीड टू इंक्रीज। CRR को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। ऐसे सिंपल लिख लोगे, CRR डैश देके क्या करोगे? इंक्रीज। CRR इंक्रीज, ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख लो, मनी सप्लाई विल रिड्यूस, है ना। दैट इज कॉल्ड मनी अवेलेबल इन द मार्केट विल बी रिड्यूस। मनी अवेलेबल इन द मार्केट विल बी रिड्यूस, क्योंकि ज़्यादा पैसा बैंक के पास रखना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? मार्केट में अवेलेबल कम हो जाएगा। सो ये CRR के बारे में थोड़ी तीन बातें जो है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एक लास्ट पॉइंट लिखो कि द CRR सर्व्स द टू इंपॉर्टेंट पर्पस। CRR सर्व्स द टू इंपॉर्टेंट पर्पस। नंबर वन, जो भी पैसा RBI के पास रखे हैं वो रिस्क फ्री है कि रिस्क रीडन है? रिस्क फ्री मनी है ना, वो कहीं पर डूबेगा तो नहीं। सो ये पहला चीज़ है कि नंबर वन, द CRR kept with the RBI is totally risk free. The CRR kept with the RBI is totally risk free. ठीक है। नंबर टू, CRR is used to control the inflation. CRR is used to control the inflation. ठीक है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप से हो सकता है, एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और एक इजी मॉनेटरी पॉलिसी। तो लिख लोगे कहीं पर, द टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट और इजी। टाइट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी, है ना। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? कॉन्ट्रैक्शनरी। और इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशनरी। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी। सो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। इजी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। गॉट इट? सो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मनी सप्लाई शुड बी रिड्यूस्ड, एंड इजी और एक्सपेंशनरी मतलब मनी सप्लाई शुड बी इंक्रीज्ड। सिंपल है। सो RBI take instances according to conditions in the market. If there is inflation, which type of monetary policy should be adopted? Tight or easy? Tight monetary policy, right? If CRR is increased, it means it is tight monetary policy or easy monetary policy? Tight monetary policy. CRR is increased मतलब money supply will reduce मतलब tight monetary policy. Contractionary monetary policy. समझ पा रहे हो? So if I suddenly say कि the RBI adopted the expansionary monetary policy, easy monetary policy, suddenly दिमाग में सेट होगा ना कि क्या करना चाह रहे हैं? मनी सप्लाई को कम करना चाह रहे हैं। अब मनी सप्लाई को कम करना या मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस हैं। अभी एक एग्जांपल हमने पढ़ा CRR का, अभी SLR भी पढ़ेंगे अपन लोग। सो अब लिखें SLR दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। है ना, SLR। सो लिखो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिख लोगे, है ना। लिखो व्हाट इज SLR। Now it is the portion of the time
and demand liabilities. It is the portion of the time and demand liabilities of the banks. It is the portion of the time and demand liabilities of the banks that they should keep in the form of designated liquid assets like government securities, G-Secs, government securities, and other RBI approved securities, comma gold, and current account balances with the other banks. So यहाँ पर SLR और CRR में डिफरेंस देख पा रहे हो कि CRR में सिर्फ पैसा जो डिपॉजिट मनी है वो किस में रखा जाएगा, कैश में, बट SLR में क्या क्या अलाउड है, दैट इज नंबर 1, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिकॉज इट इज ए लिक्विड एसेट, इसमें आप रख सकते हैं. दूसरा RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में कोई बॉन्ड इशू किया हुआ है, RBI ने इशू किया है, उसमें भी आप उसमें भी रख सकते हैं. तीसरा क्या हो सकता है, और गोल्ड में भी आप रख सकते हो. ठीक. फिर द करंट अकाउंट बैलेंस विद द अदर बैंक्स, जैसे हम SBI हैं, हम लेट से किसी और बैंक में कुछ हमने करंट अकाउंट बैलेंस रखा हुआ है, तो उसको मनी के फॉर्मेट में भी हम लोग रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश, राइट. सो कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज ऑल आर अलाउड इन केस ऑफ SLR. ठीक. और ये कहाँ रखना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट टू द बैंक, जो बैंक का बात कर रहे हैं उसी बैंक को रखना पड़ेगा ये. सो ये बैंक के पास रहेगा और CRR RBI के पास रहेगा. ठीक है, आगे लिखो. SLR यहाँ पर क्या लिखे कि हियर दो तरह के लाइबिलिटीज है, एक टाइम लाइबिलिटीज और एक डिमांड लाइबिलिटीज, है ना. सो टाइम लाइबिलिटीज किसको बोलेंगे, है ना, जैसे हम लोग कल बोलते क्या है, हाँ, नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, उसको NDTL फुल फॉर्म होगा. बट व्हाट इज द टाइम लाइबिलिटीज, फिक्स डिपॉजिट करते हैं अपन लोग, है ना. सो दैट इज कॉल्ड टाइम लाइबिलिटीज, है ना. डिमांड माने डिमांड मतलब डिमांड का एग्जांपल बताओ. डिमांड लाइबिलिटीज कौन सा, लाइबिलिटी समझ पा रहे हो ना, जो भी बैंक के डिपॉजिट्स होंगे वो सब क्या होते हैं, बैंक के लाइबिलिटीज होते हैं. ठीक. तो डिमांड लाइबिलिटीज बताओ कितने तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो सब क्या है, डिमांड है ना. तो कासा, है ना, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, कासा, है ना, कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स. तो डिमांड लाइबिलिटीज हो गया. तो उस बैंक में जितने भी लाइबिलिटीज हैं उसका कुछ पोर्शंस बैंक के पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑल दीज डिनोमिनेशंस, दैट इज कॉल्ड SLR. गॉट इट. चलो आगे लिखो. ठीक. द ऑब्जेक्टिव ऑफ SLR, ऑब्जेक्टिव ऑफ SLR लिखो. ऑब्जेक्टिव ऑफ SLR, number 1, to control the expansion of bank credit, SLR, to control the expansion of bank credit. ठीक. By changing the SLR, the bank credit can be controlled. By changing the SLR, बैंक क्रेडिट कैन बी कंट्रोल. इस लाइन को समझ पाए. बैंक क्रेडिट मीन्स
जो घुमाएगा पैसा, दैट इज SLR को हमने बढ़ा दिया तो उस पैसे को तो यूज नहीं कर सकती है लैंडिंग में, तो क्रेडिट को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। क्रेडिट रेगुलेट करना क्यों जरूरी है? मनी सप्लाई को ठीक करने के लिए। कम क्रेडिट होगा तो मनी सप्लाई कम होगा, ज़्यादा क्रेडिट होगा तो ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो? ओके, आगे लिखो। टू इंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक, टू इंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक। यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 उसके बारे में बताएंगे बाद में, राइट? IBC कोड बोलते हैं, तो यहीं पर डैश दे के लिख लेना IBC। IBC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBC? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, जैसे लिक्विडेशन वगैरह जब कराएंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो होगा। ठीक, तो हियर इंश्योर द सॉल्वेंसी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, ये लिख लिया। इंसॉल्वेंसी इसका नाम है, या सॉल्वेंसी लिखो या इंसॉल्वेंसी लिखो, एक ही बात है ना? हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, दैट इज IBC। एक थर्ड पॉइंट लिखो ऑब्जेक्टिव में, SLR also allow the commercial banks, SLR also allow the commercial banks to invest in government securities. SLR also allow the commercial banks to invest in the government securities like the government bonds, so that the government has adequate finance, so that government has adequate finance for its commitments, जैसे क्वेश्चन फिस्कल पॉलिसी में या कल हम शायद बोले थे कि व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फाइनेंस, एनालाइज द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव यूज ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। इसको लिखिएगा 20 मार्कर क्वेश्चन से, कहीं पीछे लिखो, है ना, पीछे लिख लो। जो भी नोटबुक बनाते हैं उसके पीछे वाला पेजेज हम बोले हैं ना छोड़ने के लिए, तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस लिखते जाना जो क्लास में हम बोलते रहते हैं, राइट? और उसको बनाते रहना, वो जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा वो सब भी आपका रिवीजन होगा, राइट? सो व्हाट इज द क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक फाइनेंस। ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है ना, बट राइट द क्वेश्चन हियर, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फाइनेंस, फुल स्टॉप। एनालाइज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यूज ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, एनालाइज द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव यूज ऑफ द पब्लिक फाइनेंस ना, पब्लिक फाइनेंस। बस 20 मार्क्स है ना, 20 मार्क का क्वेश्चन है, इसको लिख के सबमिट करें, कोशिश करें। लिख लोगे, कोशिश करोगे? ठीक, पब्लिक फाइनेंस पूरा लिखना है। कल पब्लिक फाइनेंस का पूरा चार्ट बताए थे हम, याद है? याद कर लिए हो? नहीं किए हो क्या? पक्का? याद है प्रज्वल? तुम लोग तो याद नहीं किए हो। अच्छा, GST में कौन कौन आता था? 1 2 3 4 अरे तो टैक्स का नाम बताओ। ओके, ठीक है। DTC में क्या क्या प्रपोज है ये बता दिया था मैंने, ठीक है। प्रेजम्पटिव टैक्सेस में कौन कौन आता है? प्रेजम्पटिव टैक्स में कौन कौन से आता है? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कैश विड्रॉल टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। याद आया? हम बोलते तो बड़ा आसान लगता है ना, कब याद करोगे तुम लोग? याद करो जल्दी से। ओके, चलो ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? ऑब्जेक्टिव ऑफ द SLR बात कर रहे थे। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ओके, एक लाइन लिखो, SLR इज ए ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, SLR is a blunt instrument and it was
it was not very frequently changed, and it is not very frequently changed, है ना. So it is Blunt instrument which generally do not change, which generally do not change. Okay, एक क्वेश्चन लिखो, what is the significance of reserve requirements, है ना. This is the question. What is the significance this is the question, right? What is the significance of reserve requirement? Reserve requirement means CRR and SLR. इसकी क्या जरूरत है ना. What is the logic, है ना. What is the theory behind it? So write down 1-2 line, कुछ लिख लो कि in the economics, the fractional reserve banking, है ना. In economics, fractional reserve banking है ना. In economics, fractional reserve banking is near universal practice. The fractional reserve banking is near universal practice. In which the bank keep a fraction of total deposits, in which the bank keep a fraction of the total deposits. Total deposit means NDTL, है ना. Net time and demand liabilities. Okay, NDTL, net time and NDTL, right? Net time and demand liabilities. So what is that? In economics, that is called the fractional reserve banking is the near universal practice in which the bank keep a fraction of the total deposits. लिख लिया यहाँ तक, total deposits as reserve that are not to be lent, as a reserve that are not to be lent. The reserve requirements or reserve ratios are particular reserve ratios. The reserve ratios are periodically changed by the central bank. The reserve ratios are periodically changed by the central bank. Full stop. In this way, the reserve requirement is a bank regulation. In this way, the reserve requirements are a bank regulation that sets the minimum reserves that each of the bank must hold, minimum reserves that each of the bank must hold as a part of their deposits, as a part of their deposits. Reserve ratios are used, the reserve ratios are used to fulfill the various needs. The reserve ratios are used to fulfill the various needs like providing loans to the government, bracket में लिखो SLR,
मैंने SLR आर ऑल्सो यूज टू गिव लोन्स टू द गवर्नमेंट, है ना, SLR, फुल स्टॉप, या सब कॉमा दे दो, कॉमा, दैट इज एक तो यूज हो गया इसका गिविंग लोन टू द गवर्नमेंट, दूसरा सेफ्टी नेट्स, दूसरा लिखो सेफ्टी ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस, सेफ्टी नेट्स या सेफ्टी ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस, कॉमा, लिक्विडिटी रेगुलेशंस या रेगुलेशंस ऑफ द लिक्विडिटी, रेगुलेशंस ऑफ द लिक्विडिटी, कॉमा, और क्या हो सकता है, द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स, द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स, कॉमा, check the speculation, check CHECK, check speculation, check speculations, and inflation management CRR, है ना, एंड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट CRR। जनरली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR यूज करेंगे, गवर्नमेंट को लोन्स देने के लिए SLR यूज करेंगे, लेकिन अभी पूरा फंडा क्लियर है ना, SLR को इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई घटेगा, इन्फ्लेशन, वो सारे फंडे ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट व्हाई द रिजर्व रेशियोज आर इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजर्व रेशियो? तो रिजर्व रेशियो क्या करता है? इट इज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल प्रैक्टिस ऑफ द दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल द रिजर्व बैंकिंग सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। हियर ए पोर्शन इज केप्ट, द टोटल डिपॉजिट्स का पोर्शन इज केप्ट। क्या इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जस्ट टू सपोर्ट द बैंकिंग ऑपरेशन। टाइम द गवर्नमेंट नीड्स द लोन, देन use the SLR to give the loan to the bank. If there is an inflation, then we can use the CRR devices to control the inflation. At the same time, speculative market को control करने के लिए कि there is apprehension कि market में venture capital आ गए। कल बताए थे venture capital, बताए थे कुछ venture capital। What is venture capital? बहुत सारे टर्म बताए थे ना, venture capital, hedge fund, हेज फंड, है ना। जैसे बोरो प्लेयर जानते हो, है ना, फुटबॉल टीम में एक बोरो प्लेयर होता है, कभी कोई जिताना होता है तो बोरो प्लेयर ले आए, तो माहौल गर्मा दिया, फिर गोल मार के जीत के चला गया। तो आएगा तो इम्पैक्ट भी उतना सडन है, जाएगा तो उसका भी इम्पैक्ट सडन है, दैट इज नॉट सस्टेनेबल। सो इन एन इकोनॉमी देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ, अचानक से आ गया, पता नहीं कहाँ से पैसा आएगा, बिटकॉइन से आएगा सडनली पैसा, तो दैट इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल। तुरंत एकदम स्टॉक मार्केट का बढ़ गया, है ना, मार्केट एकदम पूरा पैसा आ गया, लेकिन पता चला कहीं कि दूसरे जगह फिर से कुछ लेट से आगे चल के टैक्स कंप्लाइंस से रिलेटेड कोई इशू हुआ, तो भाग के वो हिडन वो चला गया कहाँ पर, हाँ, वो टेरिटरी को क्या बोलते हैं जहाँ पर जीरो टैक्स, ऑलमोस्ट नील टैक्स लगेगा, टैक्स हेवन में भाग गया, तो पता चला कि सारा पैसा यहाँ से भाग के चला गया दूसरा। सो द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच कम्स इन ऑन ए नाइट, विच कम्स इन काइंड ऑफ द वे दैट क्रिएट्स ओवरहीटिंग टू द इकोनॉमी। ओवरहीटिंग टर्म याद है, ओवरहीटिंग माने सडनली इन्फ्लेशन, सडनली डिमांड, ओवरहीटिंग टू द इकोनॉमी, लेकिन सडनली वो लीव द कंट्री सम टाइम, तो फिर क्या होगा, डिफ्लेशनरी साइकिल सेट हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड वेंचर कैपिटल। सो वेंचर कैपिटल सस्टेनेबल है कि अनसस्टेनेबल डिवाइस? अनसस्टेनेबल है, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए ना कि सडनली एक दिन पैसा अगला दिन फिर खत्म। सो इसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। अब वेंचर कैपिटल जैसे आया, उस समय सब लोग स्पेकुलेट किए, अरे इसका प्राइस बढ़ रहा है, खूब सारा शेयर खरीद लिया, पता चला अगला दिन फिर डाउन हो गया। तो स्पेकुलेशन क्रिएट करता है। सो स्पेकुलेटिव मार्केट को भी कैसे आरबीआई कंट्रोल कर सकती है? विद द यूज ऑफ दिस रिक्वायरमेंट्स। स्पेकुलेशन है, मार्केट से पैसा उठा लो, पैसा ही नहीं है तो फिर क्या करेगा, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इन दिस वे द बेसिकली द सेंट्रल बैंक रेगुलेट द मनी सप्लाई। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिजर्व रिक्वायरमेंट। थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि नहीं? नॉर्मल बातें हैं, सिंपल बातें, है ना। तुम लोग में से कोई म्यूचुअल फंड वगैरह कोई इन्वेस्ट किया है ना? चीट फंड में नहीं क्या? थोड़ा करो तो ना पता चलेगा। ओके। अब किसकी बात करेंगे? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लिख लो, LAF। ओके, एक लाइन और लिख लो, लास्ट लाइन, कि CRR कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। CRR कंट्रोल द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम while SLR
the CRR controls the liquidity in the banking system, whereas SLR controls, regulates the credit growth in the country. Regulates the credit growth in the country. ठीक, the क्या लिखे, क्रेडिट ग्रोथ इन द कंट्री. ना लिखो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, राइट. RBI introduced this device in 2000. RBI introduced liquidity adjustment facility in 2000. The funds under LAF, मतलब liquidity adjustment facility, are used by the banks for their day-to-day mismatch in the liquidity. This device is used by the bank to just what is called adjust their mismatch on day-to-day basis. So it is called liquidity adjustment facility. When it was introduced in the year of 2000 by RBI. Got it? सिंपल चीज़ है. अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जो काम होगा वो रेपो रिवर्स रेपो रूट के थ्रू ही होगा. सो LAF कवर्स, लिख लो, LAF कवर्स द क्रेडिट एट रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स or reverse repo route. So LAF functions under the repo routes or reverse repo route. At repo and reverse repo rates. LAF is available, लिखो, LAF is available. LAF is available किसको किसको मिलेगा ये? बैंक्स, लिखो, बैंक्स, comma, NBFCs, non-banking financial companies, NBFCs, comma, DB, developmental banks, developmental financial institutions, DBB, then government, that is all the clients of RBI, that is all the clients of RBI. MSF लिखो, MSF लिखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI in 2011. MSF, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI in 2011. MSF याद आ गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. ओके, MSF it is introduced by RBI in 2011 as a window through which the commercial banks, it is as a window through which the commercial banks can borrow from the RBI, at a rate which is 1% more than the repo rate, which is 1% more than the repo rate. Full stop. Objective of MSF window. Objective of MSF window is to provide easy liquidity. The objective of, the aim of MSF window is to provide easy liquidity. MSF window is a penal rate. MSF window is a, MSF is a penal rate. Why penal rate? क्योंकि ये नॉर्मल रूट नहीं है. यहाँ पर SLR को ब्रीच कर सकते हैं, मतलब वी कैन टेक द 2% ऑफ NDTL तक हम लोग MSF रूट से ले सकते हैं. तो हम लोग रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व रेशियो को वर्ड है ना, तो उसके लिए हमको पेनाल्टी लगेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा नहीं है तो जनरली आपको लोन्स 6% ऑफ रेट पे मिलेगा. लेकिन क्या हुआ, आप किसी इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट के पास गए, है ना, वो क्या बोलेगा कि हम भाई आपको 8% में देंगे. बोले ठीक है भाई, थोड़ा लगेगा पेनाल्टी लेकिन हमको पैसे चाहिए अभी. उसी तरह से बैंकिंग ऑपरेशंस हैं
तो बैंकिंग ऑपरेशंस में रेपो रिवर्स रेपो में जो आपको मिलना है नॉर्मल रूट में तो ठीक है, बट उसके अलावा आपको चाहिए सडनली पैसा, तो वहाँ पर 1% ज़्यादा में लोन मिलेगा। दूसरा कि यहाँ पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं कि अपनी SLR में, क्योंकि SLR को हम लोग वायलेट नहीं कर सकते, बट स्टिल 2-4% ऑफ NDTL तक अलाउ करता है कि आप वहाँ तक जाके लोन ले सकते हो। लेकिन जब पैसे आ गए तो फिर आप SLR रेशियो को मेंटेन करोगे, ठीक है। नहीं मेंटेन कर पाओगे तो फिर वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह लगता है, राइट, वो हम बताएंगे बाद में। तो यहाँ पर क्या है कि द MSF इज ए पैनल रेट बिकॉज इट अलाउ टू ब्रीच द SLR, बिकॉज इट अलाउ टू ब्रीच द SLR, ठीक है, SLR लिमिट्स, है ना, to breach the SLR limits. Only the commercial bank can use this route. Only the commercial banks can use this route. Only the commercial bank can use this route, and they can use the government securities. They can use the government securities as collateral. Collateral समझते हो? Yes, गिरवी। कोलेट्रल मॉर्गेज माने गिरवी हो गया ना, कोलेट्रल क्या होता है? हाँ, है ना, जैसे आपको हम लोन देंगे, किसके लिए लोन देंगे? आप अपना कुछ सामान रखे, है ना, एज ए कोलेट्रल डिपॉजिट्स कि हम अपना गोल्ड रख देते हैं, इसके अगेंस्ट में हमको आप लोन दीजिए। दैट इज कॉल्ड, आपके अंडरलाइन एसेट के अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाएगा। जैसे अभी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको सब क्या बोलते हैं कि आप लोन ले लो, लोन ले लो, क्यों? क्योंकि आपका पेंशन फंड है, आपके पास सैलरी है, आपका इतना है, तो आपका अंडरलाइंग एसेट के अगेंस्ट में जो लोन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कोलैटरल, ठीक। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर होल्ड बाय द बैंक्स, बैंक्स होल्ड इट एज ए कोलैटरल। SLR को एज ए कोलैटरल यूज किया जाएगा कि बोलेगा अच्छा देखो इसके पास इतना SLR है ना, तो इतना तो अंडरलाइंग एसेट है ना, डिफॉल्ट कैसे होगा, तब इसका कोलैटरल बेच के हम लोग उधार ये कर लेंगे। सो क्रेडिट बेसिकली प्रोवाइड करता है कोलैटरल। SLR है गवर्नमेंट का, इतना वो रिजर्व में रखा है, तो बेसिकली वो रीपेमेंट बैंक का ना हो उसके लिए रखा है ना सर वो। हाँ, लेकिन मान लीजिए पैसा ही नहीं, काम करेंगे तो ही ना हम लोग आएगा, तो समटाइम्स अलाउ कि आप अपना को SLR, ऐसा नहीं कि पूरा 100% SLR को आप बेच देंगे, सम परसेंटेज ऑफ SLR को आप मैंने एज ए कोलैटरल यूज कर सकते हैं। जैसे गोल्ड है आपका, है ना, या फिर कोई सिक्योरिटीज है, बॉन्ड है, तो बोलेगा कि हम इस बॉन्ड के अगेंस्ट में हम इतना लोन ले लेते हैं RBI, ठीक है, फिर सुबह तो हमको फिर मिल जाएगा पैसा, है ना, अभी बंद है तभी तो नहीं ले पा रहे हैं, फिर अगला दिन फिर आ जाएगा बैंकिंग ऑपरेशन, फिर आएगा, फिर हम SLR को ठीक कर लेंगे उतना परसेंटेज में। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक। एग्जांपल जैसे SLR में से हमने बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड और कैश रखा है, और हमें पता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गोल्ड सब्जेक्ट मार्केट ये है, फ्लक्चुएट करता रहता है प्राइस। और SLR अगर फिक्स्ड कोई रेट पे है 20% ऑफ आपका ये होना चाहिए, और वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सॉरी गोल्ड ज़्यादा है और वो फ्लक्चुएट वो पुश करके वो एक्सीड कर जाओ 20%, तो क्या ये प्रोविजन रहेगा उनके पास, बैंक के पास SLR ने डिपॉजिट के वो डिपॉजिट निकाल ले? नहीं, देखो हर चीज़ को ऐसे नहीं देखते हैं, देयर आर समथिंग कॉल्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स वगैरह भी है, राइट। सो वहाँ पर ऐसे देखा जाता है कि वोलेटिलिटी नहीं है ना, मोनेटाइजेशन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, मोनेटाइजेशन तो होना चाहिए। तो लेट्स से कि मान लीजिए उसके चलते वोलेटिलिटी है, तब फिर वो आप यूज कर सकते हैं जितने भी डिवाइसेस हैं। लेकिन यदि वोलेटिलिटी नहीं है, लेट्स से सम टाइम गोल्ड को यूज करके हम लोग स्टिमुलस पैकेज के ना BOP क्राइसिस के टाइम में हमारा गोल्ड ही एसेट था जिसके अगेंस्ट में लोन लिया गया था। सो आप ऐसे सिंपल सोचो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना कर नहीं सोचना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने रखा है SLR में, वो क्रैश कर गया, क्रैश नहीं करता है, नहीं अगर बहुत मिनिमल हो गया, हाँ, उसका प्राइस मिनिमल हो गया, हाँ, कर्टेलिंग और इसकी वजह से हाँ, ये मिनिमल हो गया, हाँ, तो वापस उस बैंक को SLR को ये करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको फिर बैंक को पूरा प्रूडेंशियल नॉर्म्स RBI लगाएगा, उसको बैंकिंग ऑपरेशन रोक दिया जाएगा, है ना, जब तक नहीं। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, रिजर्व रेशियो को ऐसे नहीं छू सकते आप, गॉट इट, वो प्रूडेंशियल क्राइटेरिया है, वो जब बैंकिंग रिफॉर्म्स वगैरह पढ़े बात समझाएंगे। अभी नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन समझ लेते हैं, वो सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ओके, आगे लिखे। ओपन मार्केट ऑपरेशन लिखा दिए थे क्या? नहीं लिखाए थे, तो लिखो ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन
सिंपल लिखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इट refers to the sale and purchase of the government securities. It refers to the sale and purchase of the government securities. OMO do not change the total stock of the government securities. The open OMO refers to the sale and purchase of the government securities, full stop. OMO do not change, the OMO do not change the total stock of the government securities, but change the proportion held by the RBI. But change the proportion held by RBI. जैसे सेल परचेज हो रहा है ना, सेल कर रहे हैं फिर उसी को खरीद रहे हैं अपन लोग, सो बेसिकली होल्डिंग चेंज हो रहा है, परसेंट एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो कांस्टेंट है, राइट. इट ओनली चेंज द प्रोपोर्शन हेल्ड बाय द RBI, है ना. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का RBI रखता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. RBI एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कॉमर्शियल बैंक्स, है ना. प्रोपोर्शन हेल्ड बाय द RBI, कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. तो ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ में आ गया. एक और क्या था, रेपो रेपर बैंक रेट वगैरह भी था ना, तो बैंक रेट लिख लो एक लाइन. बैंक रेट, द बैंक रेट रेफर्स टू द रेट एट विच द RBI या कमर्शियल बैंक्स, लिखो, बैंक रेट refers to the rate at which RBI gives long term loans to the commercial banks. The bank rate refers to the rate at which long term loans are given to the commercial bank by the RBI. माने RBI जिस रेट पे लॉन्ग टर्म लोन्स देती है उसे अपन लोग बैंक रेट बोलते हैं. बैंक रेट का यूज कर सकते हैं मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, कर सकते हैं. बैंक रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा बताओ, मनी सप्लाई घटेगा कि बढ़ेगा? घट गया, कम लोन जाएगा तो मनी सप्लाई घट गया. एक लाइन लिख लो, द बैंक रेट इज ए टूल, बैंक रेट इज ए टूल which is used by the RBI to control the money supply. ठीक है, बैंक रेट इज यूज्ड बाय द RBI to control the money supply. Simple. रेपो लिख लो, रेपो एंड रिवर्स रेपो. अच्छा, PLR SPLR सब लिख दे. अच्छा लिख लो, सब लिखाई दे रहे, लिखो रेपो लिखो, सबको ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा, वो टेबल को रख लो ना. रेपो लिख लो, रेपो रेट. व्हाट इज रेपो रेट? rate at which RBI lends money to bank is called repo rate. लिखो, रेपो रेट refers to the rate at which RBI lends money to the commercial banks. Repo rate refers to the rate at which RBI lends money to the commercial bank. ठीक है. रिवर्स रेपो लिखो, रिवर्स रेपो refers to the rate at which RBI borrows money from the market, including the commercial banks, आगे लिखो, रेपो एंड रिवर्स रेपो रूट्स, रेपो एंड द रिवर्स रेपो रूट
can only be done in the securities. The repo and the reverse repo route can only be done in securities as approved by RBI, as approved by RBI, है ना। जैसे कुछ सिक्योरिटीज़ के नाम जानते हो, जैसे एक होता है, एक को बोलेंगे टी बिल्स, है ना। ये सारे टर्म्स आगे मिलेगा। टी बिल्स क्या फुल फॉर्म होता है? ट्रेजरी बिल्स, है ना। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल्स बेसिकली 91 days, 182 days, 364 days, ये इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैच्योरिटी पीरियड। तो जैसे टी बिल से क्या है? सिक्योरिटी है ना, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो ये मान लेते हैं कि आपका एक ट्रेजरी बिल्स है, उसका लेट से कूपन प्राइस या फिर जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। तो इसमें कमाया कैसे जाता है? इसको बेसिकली डिस्काउंट प्राइस पे बेचा जाता है, 90 रुपीज़ पे इसको बेचा जाएगा। और 91 डेज का ट्रेजरी बिल्स है, तो आफ्टर 91 डेज ये कितना रीपरचेज होगा, कितना पे ये वापस बेचेगा, आपको वापस कितना मिलेगा? 100। तो आपका कितना प्रॉफिट हो गया? 10 रुपीज़। सो दिस इज कॉल्ड टी बिल का कॉन्सेप्ट, है ना। सो इनका मेच्योरिटी पीरियड मोस्टली जो इतने भी डिवाइसेस होते हैं 1 साल से कम हो तो उसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, और यदि मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो तो उस तरह के सिक्योरिटीज़ को क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज। सो देयर आर द 2 टाइप ऑफ मार्केट्स, है ना। दो तरह के, इस चैप्टर के बाद हम लोग कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट पढ़ेंगे, है ना। 2 तरह के मार्केट होगा, एक होगा मनी मार्केट, मनी मार्केट, और एक होगा कैपिटल मार्केट। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि आप इनसे लोन लेते हैं, उधारी लेता है क्या? तो देता हो तो रिटर्न मिलता है उतना नहीं मिला तो तुम अच्छा बिजनेसमैन नहीं है ना। ओके, सो देयर इज कॉल्ड मनी मार्केट। So what is the money market? If the maturity period is less than 1 year, है ना, सिंपल ट्रिक। लेस देन 1 ईयर है तो इसको किस में रखेंगे अपन लोग? मनी मार्केट। और इफ द मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन, है ना, मोर देन 1 ईयर, सो उसको किस में रखेंगे अपन लोग? कैपिटल मार्केट में। सो कैपिटल मार्केट जब आ जाएगा तो फिर स्टॉक एक्सचेंज वगैरह पढ़ेंगे, उसमें डेटेड सिक्योरिटीज पढ़ेंगे। डेटेड सिक्योरिटीज आर कॉल्ड बॉन्ड, है ना, बॉन्ड पढ़ेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे अभी आप लिखा था ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। उसी तरह से होता है कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो सब 1 साल से छोटा ही है ना। 364 1 साल से छोटा है क्या बड़ा? कहाँ दिमाग रखता है। ओके, तो 1 साल से छोटा है ना सारा। ठीक, तो टी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, सीपी, कॉमर्शियल पेपर्स, है ना। उसी तरह से इंटर बैंक, ओवरनाइट बैंक्स, ये सारे चीज़ होते हैं, राइट। जैसे नोटिस, है ना, सब कुछ। सो देयर इज कॉल्ड मनी मार्केट, ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। उसी तरह से कैपिटल मार्केट में पढ़ेंगे जब मेच्योरिटी पीरियड क्या होगा? 1 साल से ज़्यादा। तो बॉन्ड का क्या डेफिनेशन होता है? दीज आर कॉल्ड डेटेड सिक्योरिटीज, डेटेड सिक्योरिटीज। यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे, लाइक डेरिवेटिव्स, है ना, डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स, बियर मार्केट, बुल मार्केट। जानते हो क्या होता है बुल? बुल मार्केट क्लाइम करता है। क्लाइंब करेगा कि डिक्लाइन करेगा? क्लाइंब। तो बुल। और बियर? हाँ, डाउन करेगा, क्रैश करेगा।
स्टॉक प्राइस घट रहा है ना, बुल मने बुल तो ऊपर तरफ चढ़ेगा ना, तो मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड बुल, और नीचे चला जाएगा तो बियर मार्केट। तो जिसका कंसिस्टेंटली बुल मार्केट में रहेगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू चिप स्टॉक्स, है ना, प्राइस बढ़ेगा, ब्लू चिप स्टॉक्स। स्टॉक जानते हो, स्टॉक माने शेयर, और जहाँ पर शेयर का ट्रेडिंग वगैरह होता है उस क्या बोलते हैं उस जगह को, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज चाहिए। हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है, कहाँ कहाँ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट इज कॉल्ड BSE, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ही मुंबई में। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कुछ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, कुछ रीजनल स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, राइट। तब फिर हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड कमोडिटी मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट। सेबी के बारे में पढ़ेंगे, फॉरवर्ड मार्केट कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे, ये सब ऐसे चलते चला जाएगा, है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडिकेटर होता है, इंडेक्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं, है ना। कोई भी जैसे स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करोगे कि एक एक इंडेक्स होगा ना, जिसको देख के लोग पता करेगा ना कि सही है कि गलत। पेपर पर नहीं पढ़ते, उसको क्या बोलते हैं, सेंसेक्स, सेंसेक्स बोलते हैं ना। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50, है ना, निफ्टी, राइट। ठीक, तो ये सब पढ़ेंगे, सब समझ में तो आ रहा है, बिना पढ़े सब लोग जानते हो तुम लोग, बस खाली उसको रूटीनाइज कर लो कि कहाँ क्या पढ़ना है। गॉट इट। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, बैंक रेट हो गया था, बैंक रेट के बाद रेपो, रिवर्स रेपो हो गया था। अच्छा, रिवर्स रेपो लिखा रहे थे, राइट। रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन कैन ओनली बी डन ऑन इन द सिक्योरिटीज एज अप्रूव्ड बाय द RBI लाइक द ट्रेजरी बिल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, दोनों ही का यूज कर सकते हैं टू एंड जस्ट टू मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए। राइट डाउन, रेपो एंड द रिवर्स रेपो, रेपो एंड द रिवर्स रेपो रूट आर यूज्ड बाय RBI, है ना, यूज्ड बाय RBI टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। ठीक, और कुछ छूट गया क्या, और कुछ छूट गया क्या, बताओ। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गया अपन लोग का, MSF हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, बैंक रेट हो गया, राइट। देन बेस रेट, MCLR, PLR, अब वो सब यूज नहीं होता है, PLR, SPLR, राइट। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये भी मैंने बता दिया। तो अब क्वालिटेटिव टूल्स में थोड़ा लिख लो जो सब लिखे हुए हैं, ठीक है। So these are the quantitative tools. Now there is something called qualitative tools. क्वालिटेटिव टूल्स, उसमें लिखो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, है ना, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल लिखो, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। व्हाट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल? सो क्वालिटेटिव टूल्स के लिए थोड़ा सा लिख लो कि द क्वालिटेटिव मेथड refers to qualitative tools या qualitative method refers to the way through which cash can be channelized and credit can be controlled in the economy. Cash can be channelized and credit can be controlled in the economy. It is the selective method. Because it can restrict the flow of the credit, in one sector and channelize the credit into another sector ठीक है। there are various devices under the qualitative tools. Number one, marginal requirements.
marginal requirements. The marginal requirement refers to lending, है ना, marginal requirements refers to the lending to a select sector. Marginal requirement refers to the lending to a select sector by keeping or by setting aside a certain percentage of money for safety, certain percentage of money for safety, full stop. The marginal requirement is increased for those activities. The marginal requirements are, or a marginal requirement is increased for those business in which credit is restricted, So to increase the credit to a particular sector, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम रखना पड़ेगा कि ज़्यादा? मार्जिनल रिक्वायरमेंट नीड टू बी लोवर्ड, है ना. व्हाट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट? जैसे पुराने ज़माने में एक क्या प्रैक्टिस होता था पता है? धान वगैरह को रखे जाते थे, उसको क्या बोलते थे? बीटा. जानते हो कि नहीं? पुराने ज़माने में गांव घर में जब खेती होता था, जब धान को लाया जाता था, उसको निकालने के बाद उसको बीटा में, माने ऐसे बड़ा बड़ा होता था, उसमें बांध के रखा जाता था. नहीं देखे हो क्या? तो उसे रखा जाता था. उसमें जो लेडीज होती थी वो घर जैसे खाना, जैसे चावल चढ़ाना है तो एक मुट्ठी को चावल में से उठा के रख दिया जाता था. तो डेली ये प्रैक्टिस होता था कि एक मुट्ठी चावल जो निकलेगा खाना बनाने के लिए, उसका एक मुट्ठी चावल रख दिया जाता साइड करके. क्यों? कि वो मुट्ठी चावल धीरे धीरे डिपॉजिट जब होता था, इन द आवर्स ऑफ क्राइसिस उसको लोग यूज करते थे. सो इट वाज ए प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस ऑफ सेविंग. सो दैट इज वाई दैट इज काइंड ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स. सो व्हाट इज द मार्जिनल रिक्वायरमेंट? सो मार्जिनल रिक्वायरमेंट कि फॉर द सेफ्टी आउट ऑफ द प्रैक्टिस सम पोर्शन इज केप्ट असाइड. उसको नहीं छूना, नॉर्मल टाइम में नहीं छुएंगे, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस लेट्स से उसको हम लोग यूज करेंगे. सिमिलरली मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स कि देयर आर सर्टेन सेक्टर्स, कुछ सेफ्टी ऑपरेशंस के लिए हम लोग कुछ पैसे को साइड में रखते हैं. अब हमको किसी उस क्रेडिट के फ्लो को ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे? अपने एमआर को कम कर लेंगे अपन लोग, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम करेंगे तो ज़्यादा पैसा हमको डिस्पोजेबल मिलेगा. सो मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज ए बिहेवियरल प्रैक्टिस, राइट. इसलिए इसको क्वालिटेटिव टूल्स में रखते हैं अपन लोग. उसी तरह से लिखो सेलेक्टिव क्रेडिट में क्या लिखा दिए कि सपोज यू वांट टू मेक क्रेडिट अवेलेबल टू ए पर्टिकुलर सेलेक्ट सेक्टर, तो उधर हम लोग डाइवर्ट करेंगे. ठीक है, तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स हैं. फिर और क्या हो सकता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड मोरल सुएशन. लिखो मोरल सुएशन. मोरल सुएशन में क्या लिखेंगे? इट इज ए परसुएसिव मेजर. मोरल सुएशन माने परसुएसिव मेजर. जैसे मैं क्या बोलते रहता हूँ हमेशा कि पढ़ो 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 और टेस्ट भी लिखो, लेकिन टेस्ट तो लिखते नहीं हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? पेनल्टी भी देना पड़ेगा. कोई रेगुलर टेस्ट लिख रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ रिवार्ड देना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल्सो वे, है ना. हाँ, क्या देख रहा है? हाँ, ठीक है. सो व्हाट इज मोरल सुएशन? इट इज ए परसुएसिव मेजर. व्हाट इट? लिखो ए परसुएसिव मेजर यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस, है ना, टू इन्फ्लुएंस and pressure, to influence and pressure, but do not force, comma, the banks into adhering to the policy, है ना. That is called banking policy. adhering. अच्छा,
हाँ, adhering to the policy मतलब follow the that is called banking rules, है ना, जो हैबिचुएट है. जैसे अभी तुम लोग को थोड़ा सा एग्जाम्पल दिए थे, वही लिखना है, पढ़ना है. तो व्हाट इज द वे? इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एजुकेशन. यहाँ राइटिंग द टेस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट, इनएविटेबल पार्ट. तो उसको आप नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं अपन? परसुएट करेंगे, तुमको मारेंगे थोड़े डंडा लेके. तो सेम चीज़ है, देयर इज बैंकिंग ऑपरेशन. सो क्लोज डोर मीटिंग्स हो सकता है कि भाई आप लोग करो, ऐसे करने से ठीक होगा. सो एक लाइन लिखो पहले कि दे मेजर्स यूज्ड अंडर द मोरल सुएशन, द मेजर्स यूज्ड अंडर द मोरल सुएशंस, है ना. पढ़ोगे तो डीएसपी बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनोगे. सिंपल फंडा है. समझना है समझो, नहीं समझना है मत समझो. इंस्पिरेशन कुछ होता नहीं है ना. यहाँ पर थोड़े ना है कि बाबू स्कूल जाओगे चॉकलेट मिलेगा. यहाँ तो यू हैव टू डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम विद इन द itself the preparation is a inspiration. So ये हमको सीखना है जितना जल्दी है. तो सेम एज the measures used here are closed door meeting with the bank's directors, है ना. So that is called closed door meeting with the bank directors, discuss, है ना. appeal to the community spirit, appeal, है ना. appeal to community spirits, appeal to the community spirits. और क्या कर सकते हैं? कुछ इंस्पेक्शन कर सकते हैं, है ना. इंस्पेक्शंस है ना. रिवार्ड, पनिशमेंट सब कर सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड अंडर मोरल सुएशन. दीज आर द परसुएसिव मेजर्स, है ना. दीज आर परसुएसिव मेजर्स. जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग. प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग, है ना. प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग नाम सुने हो? नहीं सुना. व्हाट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग. ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है. उसमें क्या बोलता है कि दैट वॉलंटरीली रिड्यूस द वर्कड आउटपुट, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग, है ना. व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग? सोल्डरिंग refers to that is called reductions in the worked output. Worked output. The soldering means the reduction in worked output. Worked output, है ना. क्या होता है समझो कि there is an organizations. So in the organization there are the workers. So workers and manager, they are the two class of the people in an organization. So there is manager and there is worker in an organization. So worker basically generally obey the command, but actually जो real काम होता है, the real work has been done at the bottom level of hierarchy, that is called soft floor level, है ना. The bottom level को क्या बोलते हैं अपन लोग? soft floor level. soft floor level. So problem क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट का कि दोनों में मिसमैच होता है. वाई देयर इज ए मिसमैच? बिकॉज देयर इज नो इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजर एंड वर्कर्स. वर्कर समझते हैं कि हम ही होशियार हैं, मैनेजर समझते हैं कि हम होशियार हैं. वाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज दे डू नॉट टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर इज नो इक्वल डिवीजन ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर. ये होता है, राइट. देयर इज ए लेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर. Workers are not participant in the decision making process. The workers say कि I am superior, so thereby it is my authority, my responsibility, my duty to take decision, and it is you who have to apply in the letter and spirit. So that is why the sense of association do not comes in the worker, है ना. It is not my work, it is just for sake of money I am doing that job.
So that is why my locus of control is not within, rather my locus of control is outside. जब तक मैं जबरदस्ती बोलूं कि तुम लोग को टेस्ट लिखना है, तो यू कैनॉट राइट द 6 आवर टेस्ट विथ फुल पोटेंशियल. जब तुमको कॉल आ जाएगा कि बेटा हम पिछले बार मेंस फेल किए हैं, क्यों? ये थोड़ा सा मिसमैच के चलते हम 2 दिन ज़्यादा पढ़ लिए होते तो 2 नंबर ज़्यादा कीवर्ड लिख डालते, तो वो ऑटोमेटिकली तुम टेस्ट लिखोगे. तुम्हारे पास दुनिया में कुछ भी काम इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तुम लिखोगे टेस्ट, राइट, जब उस स्टेज से गुजरोगे, राइट. सो दैट इज वाई लोकस ऑफ कंट्रोल आपके अंदर आता है सिविल सर्विसेज में. तो लोकस ऑफ कंट्रोल तभी तो ये तो सेम चीज हियर कि वर्कर काम क्यों कर रहा है, कि इनके लिए मोटिवेशन फैक्टर सिर्फ एक है, मनी. हम ये काम के लिए हमको पैसा मिल रहा है, इससे ज़्यादा मेरा रोल नहीं है. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड द लोकस ऑफ कंट्रोल इज नॉट इनसाइड, लोकस ऑफ कंट्रोल लाई आउटसाइड. So it is the manager decision who decide your work activity, your inspirations. Now, अब क्या होगा कि the worker बोलता है कि पैसा मिलना है, तो फिर why should I work to my potential? So there is something called trade union who will going to decide कि क्या कम करना है, क्या नहीं करना है. Let's say the manager decided कि 100 units of production should be there. Trade union decide किया कि no, है ना, हम लोग क्या काम करेंगे, दिन में 40 यूनिट से प्रोडक्शन करेंगे. सो दैट इज वाई वी आर वॉलंटरली रिड्यूसिंग द वर्कड आउटपुट. वाई? बिकॉज इट आवर कल्चर. वाई? देयर इज ए गैप बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजर. वाई? देयर इज नो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर. सो द प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग इज कॉल्ड द टेंडेंसी टू रिड्यूस द वर्कड आउटपुट. और ये जो सोल्डरिंग है ये 2-3 टाइप से होता है. There is something called systemic soldering and there is something called natural soldering. There is something called systemic soldering and there is natural soldering. What is natural soldering? Due to some, let's say, natural character, you are not producing the potential output. The special character include, let's say, fatigueness. तुम्हारा शरीर ही कमजोर है तो तुम अपने पोटेंशियल से ज़्यादा नहीं रियलाइज कर पा रहे हो. देयर इज समथिंग कॉल्ड एक कैरेक्टर, जैसे थक जाते हो, तुम सो जाते हो, थक जाते हो, दे आर योर इनहेरेंट कैरेक्टर्स, उसके चलते भी तो वर्क आउटपुट कम हो सकता है. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड नेचुरल सोल्डरिंग. सो नेचुरल सोल्डरिंग इज इजी टू हैंडल. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आई हैव टू मोटिवेट यू. कहीं पर आपको फादरली अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा. आई हैव टू डिक्टेट यू समथिंग. सो आई विल वर्क विथ यू, कि आप देख के भी आप इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं. सो इन दिस वे आई कैन फॉलो द परसुएसिव मेजर्स, है ना, फादरली अप्रोच. तो इस तरह से नेचुरल सोल्डरिंग को खत्म किया जा सकता है. इट कैन बी हैंडल. सो दैट इज वाई विच टाइप ऑफ मैनेजर्स इज रिक्वायर्ड. द मैनेजर शुड बी एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट. मैनेजर को क्या टर्म यूज करते हैं, द मैनेजर शुड बी एमेच्योर साइकोलॉजिस्ट, है ना, एमेच्योर साइकोलॉजी. दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द मैनेजर्स. दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, उसके जैसा आप रीड कर सकते हैं. सो दैट इज वन वे, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सोल्डरिंग. ये रिलेटिवली इजी टू हैंडल है. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कहाँ होगा, सिस्टमिक सोल्डरिंग. सिस्टमिक सोल्डरिंग, यू आर मेच्योर बट यू आर नॉट मोटिवेटेड, यू आर मेच्योर बट यू बिकम जजमेंटल. तो वो डिफिकल्ट है ना, उसको कैसे इंस्पायर करोगे आप. आप सब कैपेबल हो, काम करने नहीं जा रहे यार, कर लेंगे यार, उसको कैसे ठीक करोगे आप, है? जितना आपका बॉस से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, मैं भी क्या सिखाएगा. सो दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड सिस्टमिक सोल्डरिंग एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द सिस्टमिक सोल्डरिंग. सो ऑर्गेनाइजेशंस में इसको सोल्डरिंग का प्रॉब्लम बोलते हैं, राइट. तो यहीं पर तो मोरल सुएशंस जो टेक्निक्स है, तो मोरल सुएशंस में देयर आर समथिंग जिसको बातचीत करके हल किया जा सकता है. लेकिन यदि एडमेंट अप्रोच है, लेट्स से सम चेयरमैन, सम गवर्नर, लेट्स से आरबीआई का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन समझ रहा है कि बाय व्हाट क्वालिफिकेशन आई एम इन्फीरियर टू द गवर्नर ऑफ आरबीआई, मेरे पास भी तो वही क्वालिफिकेशन है, मैं अपने तरह से करूँगा. सो जो आरबीआई के रिफॉर्म्स, आरबीआई का जो इंस्टेंसेस है, उसका इम्पैक्ट एसबीआई पे उस तरह से ट्रिकल डाउन नहीं होगा. सो व्हाट विल हैपन, बैंकिंग हैबिट्स विल बी कहीं ना कहीं डिसइक्विलिब्रियम में आएगा.
सो ये ओवरऑल इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? मार्केट इकोनॉमी पे, मार्केट पे, पीपल पे, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स पे। सो ये अच्छी बात नहीं है ना, नॉट ए हेल्दी बैंकिंग प्रैक्टिसेस। सो इसी हेल्दी बैंकिंग प्रैक्टिसेस को कभी कभी ड्यू टू आवर फैक्टर, दैट इज समथिंग क्वालिटेटिव मेजर्स, इसी को मोरल सुएशन में हम लोग बात किए। थोड़ा सा समझ में आया? सो सोल्डरिंग काइंड ऑफ चीज़ नहीं होना चाहिए सिस्टम में। बैंकिंग ऑपरेशन इज इटसेल्फ ए टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर आप सोल्डरिंग को भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं अपन लोग, राइट? थोड़ा सा समझ में आया? सोल्डरिंग समझ में आया प्रज्वल? सोल्डरिंग समझ में आया तुम लोग को? ये बेसिकली टेलर्स थ्योरी है ना? टेलर, FW टेलर नाम सुने हो? हु वाज टेलर? हु वाज टेलर? Who has given the concept of soldering? No, he was known as father of scientific, that is called scientific management movement, है ना? FW Taylor, he was the father of scientific management movement, है ना? Scientific management movement, ठीक। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन सानो, नहीं जानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ठीक। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया। मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स भी बात कर लिए थे कि नहीं किए थे? मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड लिखा दिए, ठीक। अब थोड़ा इंटरेस्ट रेट लिख लो, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इंटरेस्ट रेट, फिर कंप्लीट कर। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, पढ़ाई बहुत खतरनाक है नहीं, कभी कहीं चला जाता है नहीं, बट इंटीग्रेटेड है। बस खाली तुम लोग के पास दिक्कत क्या है कि व्हाट आई ऑलवेज से ना, कि पहले मैं बिलीव करता था कि कुछ कुछ होता है कि नहीं होता है। जब मैं बीटेक के थर्ड ईयर में था, तो फर्स्ट टाइम मैंने कॉन्फ्रेंस में हम गए थे कि हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी, है ना? उस समय हमको मनीष रंजन जो IAS है उन वो तरीका बता रहे थे कि जनरली क्या करना पड़ता है। धनी से कि जनरली हम लोग जो यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन होता है, तो यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन में ऑन एन एवरेज 1500 आवर्स 1600 आवर्स पढ़ना पड़ता है इफ़ यू वांट टू बी द टॉपर, है ना? अच्छे से पढ़े हो तो आप कर जाओगे टॉपर। लेकिन सिविल सर्विसेज में जो होता है, ऑन एन एवरेज यू हैव टू स्टडी डीपली अराउंड 6000 आवर्स और 7000 आवर्स, उतना आपको पढ़ना पड़ता है। सो ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करके देखो 6000 आवर्स आपको कितना जल्दी जैसे पढ़ पाओगे, इट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियलिटी। सबके पास भी 24 आवर्स ही होता है, तो 5000 प्लस आवर्स आप पढ़ोगे तब जाके आपका कहीं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होता है डीपली। तो 5000 आवर्स कैसे पढ़ना पड़ेगा, सोच के निकालो कितना दिन पढ़ना पड़ेगा आपको। ऑन एन एवरेज 10 आवर्स यदि पढ़ रहे हो आप, लेकिन 10 आवर्स को फुल अटेंशन से पढ़ना ये डिफ़िकल्ट टास्क होता है, और ये हैबिट लाने के लिए आपको 4 to 5 मंथ्स लाने पड़ते हैं। तो 4 से 5 महीने तो उस रिदम में आने के लिए होगा, है ना? और उसके बाद पर डे 10 आवर्स पढ़ रहे हो तो 500 डेज पढ़ना पड़ेगा। तो 500 डेज यदि पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपका एक कुमुलेटिव स्टडी कंप्लीट होता है। तो 500 डेज का मतलब लगभग 2 साल। दैट्स वाई आई जनरली से कि ये 1.5 साल से कम में पॉसिबल नहीं होता है, राइट? वो नियम है, देयर इज ए थ्रेशोल्ड, है ना? वो जैसे केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, A + B = C + D, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को जब तक नहीं खत्म पार करोगे तब तक होगा नहीं। उसी बीच में पढ़ते 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 जब आप लिंकेज शुरू हो गया तब एक्टिवेशन एनर्जी में पहुंच जाते हो, फिर मारोगे छलांग, 2-4 को आपका एंजाइम्स वगैरह मिल जाएगा, आपको लिफ्ट अप करा देगा, तो जल्दी कवर होगा, बट मिनिमम समय लगता है, राइट? और तो दिस इज द वे, दिस इज द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट? तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को पढ़ना पड़ेगा, घबराना नहीं है, है ना? जस्ट इंजॉय एंड डेवलप द स्किल, अदरवाइज ये लंबा खिंचाते चला जाता है। गॉट इट? ठीक। इंटरेस्ट रेट लिख लो, एक पैराग्राफ है, कंप्लीट करते हैं। इंटरेस्ट रेट आर द रेट्स ऑफर्ड, इंटरेस्ट रेट्स आर द रेट्स ऑफर्ड टू द मनी, है ना? interest rates are the rates offered to the money
जैसे सिंपल समझ लो, इंटरेस्ट रेट क्या क्या होगा। आप बैंक में पैसे जमा करते हो, उसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, उसके अगेंस्ट में रिटर्न मिलेगा, तो यही इंटरेस्ट रेट है ना। सिंपल चीज़ है इंटरेस्ट रेट। और क्या क्या डायमेंशन लिखो, द इंटरेस्ट रेट्स आर द रेट्स ऑफर्ड टू द मनी दैट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक्स, that is deposited to the banks, comma the rates offered for the investment, the rates offered for the investment in the bonds, है ना। दी क्या लिखे थे, रेट्स ऑफर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन द बॉन्ड, बॉन्ड्स पे जो पैसा लगा उस पर रिटर्न मिला, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, कॉमा रेट एट विच मनी इज बोरोड, द रेट एट विच मनी इज बोरोड फ्रॉम बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द रेट एट विच मनी इज बोरोड फ्रॉम द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये समझ पाया। जैसे तुम लोन लेना चाहते हो तो आप लोन के अगेंस्ट में क्या करोगे, बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे ना, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इंटरेस्ट रेट। बैंक्स में जब जमा किए तो आपको बैंक दे रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। आपके थ्रू भी ले रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इंटरेस्ट रेट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेट देना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोर सम लोन्स फ्रॉम ADB, एशियन डेवलपमेंटल बैंक, सो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। गॉट इट, ब्रॉड पिक्चर लेना है। और एक है शायद, and rates charged from the borrowers, the rates charged from the borrowers। तो ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या चाहेगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सस्ता हो कि महंगा, सस्ता हो, रिटर्न ज़्यादा हो कि कम, ज़्यादा हो। जो भी सेवर्स क्लास हैं, सैलरीड क्लास हैं, उनका क्या होगा कि जो डिपॉजिट में रिटर्न हो वो क्या हो, ज़्यादा हो, और हम जो लोन बोरो करें उसमें जो रिटर्न हो वो क्या हो, कम हो, है ना। ये आइडिया याद रखना है, ठीक। तो लिखो, सेवर्स वांट हाई इंटरेस्ट, है ना, सेवर्स वांट हायर इंटरेस्ट रेट, while the investors want the cost of credit should be low, ठीक है, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट, है ना। तुम ही लोग बताना, राइट। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, नंबर 1 इन्फ्लेशन, ठीक है, नंबर 1 इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब हाई द मनी सप्लाई, तो इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा कि कम होगा, बताओ। इसमें कम होगा। इन्वेस्टर्स के सेंस में बोलो, इन्वेस्टर के सेंस में इंटरेस्ट रेट उनको ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा। इन्फ्लेशन है, इन्वेस्टर्स है, तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, तो हाई इंटरेस्ट रेट हुआ ना, है ना। लिखो, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना तो इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा कि ज़्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, लिखो, इन्फ्लेशन, हायर द इन्फ्लेशन मीन्स हाई द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इन्फ्लेशन डैश देके लिखो, हायर द इन्फ्लेशन मीन्स हायर द इंटरेस्ट रेट, बिकॉज, ठीक है, फुल स्टॉप करो, समझ तो गए हो ना, बिकॉज लिखाने की जरूरत है। हाँ, आगे लिखो, नीड फॉर ग्रोथ, सेकंड डिटर्मिनेंट क्या है, नीड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ चाहिए आपको तो हाई इंटरेस्ट रेट चाहिए कि लो इंटरेस्ट रेट चाहिए, ग्रोथ के लिए सर, लो इंटरेस्ट रेट, है ना। समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो लिखो लो इंटरेस्ट रेट, लो इंटरेस्ट रेट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, माने कॉस्ट ऑफ क्रेडिट उनके लिए सस्ता होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएगा, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड फैसिलिटेट द इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, एंड फैसिलिटेट द इन्वेस्टमेंट,
तो सेकेंड डिटर्मिनेंट क्या है? दैट इज योर नीड फॉर क्रेडिट। थर्ड क्या होगा? प्रमोशन ऑफ सेविंग्स। थर्ड डिटर्मिनेंट क्या होगा? प्रमोशन ऑफ सेविंग्स। क्या गवर्नमेंट बोरोविंग इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करता है? फोर्थ डिटर्मिनेंट लिखो, गवर्नमेंट बोरोविंग्स। हाई द गवर्नमेंट बोरोविंग, इंटरेस्ट रेट वुड बी हाई और लो। गवर्नमेंट बोरोविंग हाई है तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा कि लो होगा? गवर्नमेंट बोरो, मनी विल लेस और मोर? लेस इन द मार्केट, रिटर्न विल बी मोर और लेस टू द इन्वेस्टर? लेस, इट मीन्स इंटरेस्ट रेट विल बी लो। गॉट इट? सो गवर्नमेंट बोरोविंग में क्या होगा? हायर द बोरो लेस द इंटरेस्ट रेट। लिंक कर लोगे ना अब? ठीक, सिंपल चीज है। सो हायर द बोरो इंटरेस्ट रेट वुड बी लो, राइट। उसके बाद नीड टू जनरेट डिमांड है ना, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट क्या है? नीड टू जनरेट डिमांड। डिमांड ज़्यादा तुमको जनरेट करना है तो इंटरेस्ट रेट को क्या करना पड़ेगा? हाई रखना पड़ेगा कि लो रखना पड़ेगा? लो, समझ पाया? तो लो इंटरेस्ट रेट है ना। थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म घर पे करोगे, भूलना नहीं है सब, है ना। लास्ट वन, ठीक है, इतना ही 5 ही रखते हैं हम, है ना। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, है ना, छोटा सा है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, it refers to a policy approach. Inflation targeting refers to the policy approach to keep the inflation. Inflation targeting refers to a policy approach to keep the inflation in a particular range, है ना, in a particular range, underline कर लो, at a particular range और at a particular level, और ए पर्टिकुलर लेवल, है ना। एक बार एमसीक्यू एक पूछा, है ना, इसलिए ये लिखाया। एक बार एमसीक्यू पूछा कि दीदी इन्फ्लेशन टारगेटिंग मीन्स मतलब नंबर 1, इन्फ्लेशन एट ए particular rate, number 2, inflation at a particular level. Inflation refers to e.g. money policy. Inflation targeting refers to credit control. क्या सही है? refers to